Hello and welcome. In this lecture, we will study X-ray, and this is the second lecture of X-ray. X-ray is a topic from modern physics, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर कर चुके हैं, उसमें कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हैं. लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन पे कंक्लूड किया था लेक्चर को कि व्हाट कुड बी द रीजन्स बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन. उस लेक्चर में हमने देखे थे कि कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने देखा था फ्रॉम द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ एक्सरे का. ठीक है, तो एक्सरे की इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में हमने ग्राफ देखा था और ग्राफ से जुड़ी कुछ ऑब्जर्वेशंस हमने देखी थी. सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन्स बिहाइंड दोज ऑब्जर्वेशंस. ओके, so what could be the reasons behind this observation? So let us see what happens inside the Coolidge tube. What happens inside the Coolidge tube? Coolidge tube. क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ देखा था कि दिस इज़ द Coolidge tube एंड यहाँ पे कुछ इस तरह की सेटअप थी. ठीक है, ये दिस वाज द फिलामेंट एंड दिस वाज मेटल टारगेट एंड दिस वाज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड लाइक दिस एंड एक्सरे वेयर कमिंग आउट एंड हेयर वी वेर प्लॉटिंग द ग्राफ बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे एंड लैम्डा एंड ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस. सो दिस वाज द नेचर ऑफ ग्राफ. ठीक है, तो इसमें हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस, जो 4 ऑब्जर्वेशंस मैंने हमने ड्रॉ किए थे, तो उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट कुड बी द रीजन्स बिहाइंड दोज ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि सबसे पहले कि इस कुलीज ट्यूब के अंदर में होता क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक कुलीज ट्यूब का फिर से एक डायग्राम ले लेते हैं और फिर से देखेंगे हम लोग कि व्हाट हैपन्स इनसाइड दैट. ओके, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कुलीज ट्यूब. नाउ वी विल सी व्हाट हैपन्स इनसाइड द कुलीज ट्यूब. एक बार हमने ऑलरेडी वहाँ पे देखा था कि इसके अंदर क्या होती है, बट यहाँ मैं क्रोनोलॉजी वाइज बताऊँगा कि क्या होता है कुलीज ट्यूब के अंदर और किस तरह से एक्सरे को प्रोड्यूस की जाती है इस कुलीज ट्यूब के अंदर में. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग व्हाट इज़ डन इज़ द फिलामेंट. दिस इज़ द फिलामेंट. दिस फिलामेंट इज़ हीटेड एंड ड्यू टू द हीट थर्मियोनिक emission take place and electrons are ejected due to thermionic emission. जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे at that time I taught you the thermionic emission and उसमें मैंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं that are known as thermions. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा कि the filament F is heated इलेक्ट्रिकली. वी ऑलरेडी नो कि अगर करंट सेटअप करते हैं तो हीट इज़ प्रोड्यूस एंड दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी. सो ड्यू टू दिस हीट, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस एंड ड्यू टू दिस हीट थर्मियोनिक एमिशन टेक प्लेस. ड्यू टू द हीट थर्मियोनिक emission take place. Okay, and electrons are emitted, called what? They are called thermions. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस में ये होता है. सेकेंड जो चीज़ होती है कुलीज ट्यूब के अंदर वो क्या होती है कि यहाँ से हम लोग एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं. यहाँ से इस फिलामेंट एंड मेटल टारगेट के बीच में हम लोग इस रीजन में एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ड्यू टू विच कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा इमिट होगा, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस in this region will be accelerated by high potential difference and will acquire high kinetic energy equal to what? EV. Equal to what? EV. This is EV. ठीक है, तो ड्यू टू द हाई पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर हाई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू EV. ओके, सो द सेकेंड प्रोसेस इज हाई पोटेंशियल difference is maintained between
between the filament F, यहाँ हम लोग फिलामेंट को क्या लिख रहे हैं F, and the metal target T, metal target T, okay, so that the thermions, जो emitted electrons है वही thermions, that is electrons can be accelerated and caused to acquire high kinetic energy, okay, and if high potential difference जो हमने अप्लाई करा है that is equal to V, then the kinetic energy would be equal to what? EV. So this much is the kinetic energy of electron. Now अब क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर चुका है, देन इट विल हिट द टारगेट एंड विल एंटर इनसाइड द टारगेट मेटल, ओके। अब इस टारगेट मेटल के अंदर जब एंटर करेगी इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा टारगेट मेटल के अंदर में क्या है, इलेक्ट्रॉन एटम्स हैं, तो इसमें अब क्या होगा, कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का, ओके। तो इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनसाइड द टारगेट मेटल एंड विल सफ़र फ्रॉम अ लॉट ऑफ कोलिजन। सो थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड प्रोसेस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एंटर द metal target and are stopped by the atom of metal target, okay, and suffers a number of collision and finally comes to rest, and finally come to rest by losing all of its energy, and during the process of loss of energy, X-ray are produced, X-rays are produced, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हमारा इस टारगेट के अंदर में एंटर करता है एंड इट सफ़र्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ कोलिजन, और ये अपना एनर्जी लूज़ करता है, सो इस लूज़ करने के प्रोसेस में जो एक चीज़ बन के निकलती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, एंड दैट इज़ हैविंग एनर्जी इक्वल टू the energy of X-ray, and so we can say X-ray are produced during the process of collision of electron inside the metal target while it lose its energy, okay। so इस तरह से हमारा X-ray प्रोड्यूस होता है इस कुलिज ट्यूब के अंदर में। अब जो अंदर में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ कर रही है, वो लॉस ऑफ एनर्जी भी दो तरीके से होती है, जिसको कि हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी देर आर टू टाइप ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस इनसाइड द कोलिज ट्यूब, वन इज़ कंटिन्यूअस एंड द सेकेंड वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि किस तरह से एनर्जी लूज होती है। द लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन is achieved, or we can say happen by two process, ओके। द लॉस ऑफ एनर्जी, जो यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, कहाँ पे, लूजिंग ऑल ऑफ इट्स एनर्जी, दिस लॉस विल बी अचीव्ड, और दिस लॉस विल हैपन बाय टू प्रोसेस। यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस हैं वो। here we will take first and here we will take second, so this is the first process and this will be the second process। फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द एटम एंड फाइनली विल कम टू रेस्ट। द फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विथ द मेटल एटम and will lose a part of energy,
ओके। जो एक पार्ट है, सपोज 100 जूल एनर्जी थी, तो आउट ऑफ 100 जूल सपोज 60 जूल इसने यहाँ पे लूज़ कर दिया, तो बचे 40 जूल। 40 जूल में क्या होगा कि अनदर पार्ट ऑफ एनर्जी और द रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी, रेस्ट पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज used in knocking out the electron of target metal atom from its atomic cell। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ किस तरह से होता है कि ये सपोज हमारा दिस इज़ द मेटल क्रिस्टल, और इसके अंदर हमारे बहुत सारे एटम इस तरह से हैं। सपोज दीज आर द मेटल एटम, दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस इज़ द न्यूक्लियस, दिस वन इज़ द न्यूक्लियस। सो इस तरह से हैं। अब इसके अंदर में हमारा बहुत सारा ऑर्बिट होगा। सपोज दिस इज़ द ऑर्बिट, दिस इज़ ऑर्बिट। ठीक है, अब इस ऑर्बिट के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होंगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरह से हमारा ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करती हुई आउटर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में एंटर करेगी, सो इट विल सफ़र फ्रॉम कोलिजन, इट विल गो कोलाइड हेयर, देन इट विल कोलाइड हेयर, देन इट विल कोलाइड हेयर, देन इट विल कोलाइड हेयर, लाइक दिस। ओके, एंड विल लूज इट्स एनर्जी। द सेकेंड थिंग इट विल डू इज सम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल कम, कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे, वो सपोज कि यहाँ से आके कोलाइड करेंगे एंड दे विल कम हेयर एंड विल नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेल। ओके, तो इसकी कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे कोलिजन में गई, दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग, सम ऑफ इट्स एनर्जी इट विल यूज एट दिस पॉइंट ऑफ कोलिजन एंड द अनदर पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी यूज्ड इन नॉकिंग आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम सेल ऑफ द टारगेट मेटल एटम। तो इस तरह से हमने देखा कि एनर्जी दो तरीके से लूज हुई, इस एक पहला कोलिजन एंड सेकेंड इज नॉकिंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब कोलिजन की वजह से एनर्जी लूज होती है, तब जो हमारा एक्सरे जनरेट होता है दैट इज कंटिन्यूअस एक्सरे। लेकिन जब नॉकिंग आउट होता है, तो अब देखेंगे हम लोग नॉकिंग आउट जब होगा तो क्या होगा, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज सपोज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड सेल, दिस इज थर्ड सेल। ओके, तो फर्स्ट सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, के, सेकेंड को एल, थर्ड को एम, इस तरह से अगर फोर्थ होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग एन। सपोज के सेल में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है एंड एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं लोअर एटम के लिए। ठीक है, यहाँ हमें ज़्यादा डीप केमिस्ट्री में नहीं जाना है। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन आया एंड इट नॉक्ड आउट दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। तो जब नॉकिंग आउट हुआ तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई एंड इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो एल ऑर्बिट में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एल ऑर्बिट। तो एल सेल से जो ये इलेक्ट्रॉन है दिस विल ट्रांजिट टू के सेल एंड विल फिल दिस वैकेंसी, and since it is getting transited from second to first cell, so energy equal to this energy gap will be released in the form of photon and that energy is equal to the energy of x-ray, और इस तरह से यहाँ से x-ray रिलीज होती है। ठीक है, so this is characteristic x-ray। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा कि कंटिन्यूअस एक्सरे में हर तरह की एनर्जी प्रेजेंट है, ऑल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी इस तरह से हमने लिया, तो इसके बाद कंटिन्यूअस वेरिएशन हो रहा है कि दिस मच ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रेजेंट, दिस मच ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रेजेंट, दिस मच ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी ही प्रेजेंट है, लाइक दिस, बिकॉज जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की जनरेशन हो रही है यहाँ पे, उसकी जनरेशन अलग तरीके से हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की एनर्जी या तो इतनी होगी या फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की एनर्जी अगर एम सेल से डी एक्साइट होगा तो इतनी होगी, अगर एम से एल में होता है तो इतनी होगी। तो एनर्जी का
जो वेरिएशन है वो क्या है, डिस्क्रीट है, जबकि यहाँ पे एनर्जी की वेरिएशन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसीलिए हम लोग ग्राफ में इस तरह का ग्राफ हम लोग पाते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये हम लोग समझ चुके हैं कि जो 4 ऑब्जर्वेशन हमने ग्राफ से ड्रॉ करे थे और ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का आया था, तो इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जनरेशन होता है। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर। सो मैं समझता हूँ कि हमने बारी बारी से कंटिन्यूअस एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के थ्योरी को समझ लिया है। अब वन बाय वन वी विल सी व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और उसको हम लोग यहाँ पे समराइज़ कर लेंगे एक साथ, और यहाँ पे कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला भी देख लेंगे साथ साथ। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो हमने समझ ली हैं ऑलरेडी, सो वी विल जस्ट राइट डाउन द थिंग्स दैट वी लर्न ऑलरेडी। ओके, तो कंटिन्यूअस एक्सरे में क्या होता है, वी कैन से ड्यू टू द collision of electron with metal atom, energy is lost and appear in the form of X-ray, okay, and that is continuous as can be seen in the graph, कौन सा ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा ग्राफ। ओके, अब नाउ अगर मैं कहूँ कि ये जो एक्सरे यहाँ से जनरेट हो रही है कंटिन्यूअस एक्सरे, इसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है, तो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे, तो मैक्सिमम एनर्जी कंटिन्यूअस एक्सरे की क्या होगी, वही होगी जो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे will be the same that will be lost by the thermions। थर्मियंस मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि थर्मियंस लिखने से ये पता चलेगा कि ये वो इलेक्ट्रॉन हैं जो फिलामेंट से एमिट हुए थे। अगर मैं सिंपली इलेक्ट्रॉन लिखूँ यहाँ पे तो इससे ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन मेटल एटम का है या फिर फिलामेंट से निकला हुआ है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे थर्मियंस लिख दिया। आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, देयर इज़ नो बिग डील। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। सो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे विल बी सेम एज lost by the thermions or electron, and maximum energy that the electron can lose would be equal to what? Maximum energy that the electron can lose would be what? Maximum would be what? Would be equal to the maximum energy it was carrying. So would be equal to maximum energy that the electron had। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी, यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा था कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी EV। तो इलेक्ट्रॉन के पास अगर EV अमाउंट ऑफ एनर्जी थी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये EV अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ कर दे, इससे ज़्यादा एनर्जी तो लूज़ कर नहीं सकता है। सो यहाँ पे लिखा हमने मैक्सिमम एनर्जी दैट द इलेक्ट्रॉन कैन लूज इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम एनर्जी दैट द इलेक्ट्रॉन हैड। एंड इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी थी? इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी EV। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे वुड बी इक्वल टू EV। ठीक है, और एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं क्या? hc/E इज इक्वल टू व्हाट? hc/λ, एंड hc/λ इज इक्वल टू व्हाट? EV। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? E max, दिस इज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? EV। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा? मिनिमम होगा, बिकॉज वी नो
energy is equal to hc by lambda, so E is inversely proportional to lambda. If E is maximum, then lambda would be what? Minimum. Here E is max, so lambda would be minimum. So hc by lambda minimum is equal to EV, so lambda minimum can be written as hc by EV. इसको हमने ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया हुआ है, यहाँ मैं एक बार इसका वैल्यू पुट कर देता हूँ. तो 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34, सी का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 एंड वी का वैल्यू यहाँ नहीं पता है हमें. सो लैम्डा मिनिमम वुड बी व्हाट? 12,400 बाय वी एंड दिस वुड बी इन एंगस्ट्रम. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर minimum wavelength of X-ray that would be produced in the Coolidge tube and which is continuous. So for continuous X-ray lambda minimum is equal to what? 12,400 by V in angstrom. तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग वेवलेंथ का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं. और इस ग्राफ में जो हमने देखा था, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से था, ठीक है. सो दिस लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट? 12,400 बाय वी एंगस्ट्रम एंड दिस लैम्डा मिनिमम इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. एक्सरे में अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा कि कूलिज ट्यूब में अगर वी पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जाता है तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी. या फिर पूछ देगा कि लैम्डा मिनिमम इतनी है तो किस पोटेंशियल से एक्सेलरेट कराया गया होगा. तो यही सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा चीज़ नहीं पूछी जाएंगी. या फिर पूछ देगा एक्सरे जो इमिट हो रही है उसकी एनर्जी कितनी है, तो उसकी एनर्जी हम लोग सीधा सीधा यहाँ हमने देखा कि उसकी एनर्जी है EV. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कंटिन्यूस एक्सरे के प्रॉब्लम को. नाउ व्हाट इज लैम्डा मैक्सिमम? ठीक है. तो व्हाट अबाउट लैम्डा मैक्सिमम? ठीक है. तो यहाँ हमने देखा कि E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. तो अगर लैम्डा हमारा मैक्सिमम है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? हमारी 0 होनी चाहिए. ठीक है. तो एनर्जी 0 कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन कुछ भी एनर्जी लूज नहीं करेगा. एंड इज दिस केस पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट? 0. सो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्सरे वुड बी इक्वल टू व्हाट? 0. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू 0. सो hc बाय लैम्डा मैक्स इक्वल टू व्हाट? 0. सो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू व्हाट? hc बाय 0 एंड दिस इज इन्फिनिटी. एंड दिस इज द रीज़न कि इस ग्राफ में कभी भी जो लैम्डा एंड दिस इज इंटेंसिटी, तो कभी भी ये ग्राफ जो है लैम्डा एक्सिस को टच नहीं कर सकता. दैट मीन्स एट इन्फिनिटी दिस ग्राफ एंड द लैम्डा एक्सिस विल मीट. ठीक है. तो कहने का मतलब यही कि लैम्डा मैक्स हमें एक्चुअल में नहीं मिल पाएगा. ठीक है. दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे. कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है. जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी विल राइट डाउन द पॉइंट हेयर. ओके. तो इसमें हम लोगों ने देखा है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन दैट इज द थर्मियन नॉक्स आउट द इलेक्ट्रॉन ऑफ द टारगेट मेटल एटम फ्रॉम इट्स सेल, दैट इज व्हाट? K और L और M और N सेल. ठीक है. ज़्यादातर K सेल से ही निकालेगा. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग एटम को एक बार प्लॉट करके देखते हैं. दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ K, दिस इज़ L और वी कैन राइट लाइक दिस. दिस इज़ न्यूक्लियस, दिस इज़ K, दिस इज़ L, दिस इज़ M,
दिस इज़ n, ठीक है। इस तरह से हमने सेल ड्रॉ कर लिए, दिस इज़ k, दिस इज़ l, दिस इज़ m, दिस इज़ n। और अगर यहाँ पे चाहे हम तो एनर्जी लेवल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ k, l, दिस इज़ m, दिस इज़ n, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि क्या होगा। k में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रह रहा है, हम लोग थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, एंड l में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन कि किस तरह से चीज़ें होती हैं यहाँ हम लोग देखेंगे। तो k में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आया एंड इट जस्ट नॉक्ड आउट दिस इलेक्ट्रॉन। किस तरह से? ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता आया एंड इट जस्ट नॉक्ड आउट दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे हो गई एक वैकेंसी। सो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट किया L to K, और इस ट्रांजिट के कारण इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वाज रिलीज। तो यहाँ से एक इतनी एनर्जी रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि नॉकआउट किया और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुई, वैकेंसी क्रिएट हुई तो हायर सेल से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आया, ठीक है, और इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी रिलीज हो गई एंड उसकी एनर्जी एक्सरे की एनर्जी के बराबर थी। सो द फोटोन वाज ऑब्वियसली एक्सरे। अब चूंकि L से एक इलेक्ट्रॉन, L से ये इलेक्ट्रॉन सपोज K में आ गया, तो अब एक वैकेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर वैकेंसी क्रिएट हुई तो M से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो जाएगा L में और इतनी एनर्जी फिर से यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो अब वैकेंसी क्रिएट हो गई कहाँ पे? M पे। M पे अगर क्रिएट हो गई तो फिर एक ट्रांजिशन होगा N से एंड फिर से दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी एमिटेड। तो इस तरह से ये एक चेंज शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थ्योरी क्या हो गया इसका, कि देयर इज अ वैकेंसी इन K cell, so electron from L cell will transit to K and energy is released equal to the difference of K and L, equal to the difference of K and L cell, and the energy is equal to एनर्जी ऑफ एक्सरे। तो इस तरह से हमारी एक्सरे जनरेट हो गई, और ये जो एक्सरे जनरेट हुआ ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम L to K, सो दीज एक्सरे आर कॉल्ड K एक्सरे, ठीक है। सो दीज एक्सरे आर कॉल्ड K एक्सरे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंड दीज एक्सरे आर कॉल्ड K एक्सरे, ठीक है। सो दीज एक्सरे आर कॉल्ड K एक्सरे। अब अगर K की वैकेंसी को फिल किया गया L के इलेक्ट्रॉन से तो इसको बोलेंगे K अल्फा एक्सरे, ठीक है। अगर L की वैकेंसी को फिल किया जाता है M से तो इसको बोलते हैं हम लोग K बीटा एक्सरे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और ऐड कर रहे हैं इसमें कि इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम L to K, then the K X-ray is K alpha X-ray, and if electron transit from M to K, then the K X-ray is K बीटा एक्सरे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अगर L से K पे आ रही है तो इसको बोलेंगे K अल्फा एक्सरे, ठीक है। अगर M to K पे आ रही है देन इट इज़ K बीटा एक्सरे। तो इस तरह से अगर कभी क्वेश्चन दे दे कि व्हाट इज़ K अल्फा एक्सरे और चार ऑप्शन दे दे उसके अंदर में,
तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर कभी दे दे व्हाट इज़ के बीटा एक्सरे और 4 ऑप्शन दे दे तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस थिंग्स शुड बी क्लियर। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं कि इफ नॉकिंग आउट knocking out happens in L cell और वैकेंसी क्रिएटेड एल सेल में यहाँ हमने देखा था कि या तो एल सेल से ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है या फिर एल सेल से अगर ट्रांजिट हुआ है के में तो एल में तो एक वैकेंसी आ गई ना, तो इसको फिल करने के लिए एम से ट्रांजिट होगा। तो यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ कि इफ़ नॉकिंग आउट हैपन इन एल सेल और यहाँ पे देख लीजिए और वैकेंसी क्रिएटेड इन एल सेल ड्यू टू ट्रांजिशन of its electron to K cell। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज L, दिस इज K, दिस इज M, दिस इज N। तो L से K में अगर आई तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो ये वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर M से L में हो जाएगा ट्रांजिशन। सो देन इलेक्ट्रॉन विल transit to L cell from higher cell that is M, N etc. ठीक है, to fill the vacancy and similarly the X-ray would be called what? L X-ray. X-ray would be called L X-ray. L X-ray and similarly L alpha and L beta X-ray would be generated। ठीक है, तो आई थिंक कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी क्लियर है। ठीक है, इसके बाद पेंसिल की चार्ज ही नहीं बची। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में काफ़ी डिटेल से जाना कि क्यों इस तरह से चीज़ें होती हैं, क्यों उस तरह की ग्राफ आती है, क्यों यहाँ पे एक सडन जंप हो जाता है, क्यों कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट एक्सरे वेवलेंथ्स आ रही हैं। ठीक है, एंड इस कुलीज ट्यूब के अंदर में किस तरह से एक्सरे का जनरेशन होता है, किस तरह से बिहेवियर होता है और क्या जो ऑब्जर्वेशन हमने ड्रॉ करी थी उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, यहाँ पे हमने वेवलेंथ ऑफ एक्सरे को भी ड्रॉ करा कि मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी, ये भी देखा हमने। ग्राफ जो है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ की ग्राफ में फाइनली ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू को कभी भी टच नहीं करता, वो पैरेलल हो जाता है। तो वो क्यों होता है? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में हमने देखा किस तरह से वैकेंसी होती है, फिर उसको फिल करने के लिए एक हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आता है और वहाँ पे एक एक्सरे रिलीज़ होती हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि के एक्सरे क्या है, फिर के एक्सरे के अंदर के अल्फ़ा एंड के बीटा देखा। एंड सिमिलरली इन द सेम फैशन एल एक्सरे होती हैं और एल अल्फ़ा और एल बीटा एक्सरे होता है। ठीक है, एल में जो वैकेंसी होती है वो जनरली इसलिए होती है क्योंकि एल से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है के में टू फिल द वैकेंसी ऑफ के, एंड इस चीज़ को करने में एल के पास खुद एक वैकेंसी हो जाती है और उस वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर से एम से आता है और उसको बोलते हैं हम लोग एल अल्फ़ा एक्सरे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही करेंगे हम लोग क्योंकि अब पेंसिल में चार्ज भी नहीं है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने जाएंगे सॉफ्ट एंड हार्ड एक्सरे, उसके अंदर हम लोग ब्रैग्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे इसमें। उसके बाद बेसिक्स ऑफ एविएशन स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि एक लेक्चर आ गया है। मैं बारी बारी से उसके ऊपर लेक्चर लाता रहूँगा, उसमें बहुत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें दे दूँगा उसमें। और एविएशंस में मुझे लगता है कि जितना मैंने तैयार करा था उससे ज़्यादा और उससे अच्छा तैयार मैं अब करवा सकता हूँ, बिकॉज मैंने उधर काम कर लिया है तो उसकी ज़्यादा नॉलेज अब मुझे हो गई है। सो डोंट वरी फॉर दैट इन दिस लेक्चर। दिस इज़ इट। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।